हेलो दोस्तों, यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है किताब कनेक्शन। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा ढेर सारी किताबें, यानी कि अलग अलग किताबों के सारांश में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते समय मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ। आप भी लीडर बन सकते हैं। डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक है, आप भी लीडर बन सकते हैं। परिवर्तन के लिए अपने मस्तिष्क को हर समय तैयार रखें। परिवर्तन का स्वागत करें, इसे आमंत्रित करें। अपनी राय और विचारों की जांच करने तथा बार बार जांच करने पर ही आप विकास कर सकते हैं। प्रस्तावना है लोक व्यवहार क्रांति, यानी कि पब्लिक बिहेवियर रिवॉल्यूशन। भविष्य में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सफल संगठनों को, चाहे वे व्यावसायिक हों, सरकारी या गैर लाभकारी हों, उन्हें बहुत अधिक परिवर्तन से गुजरना होगा। आज तकनीकी कई गुना गति से विकास कर रही है। अब कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आज कोई मैनेजर आदेश देकर यह उम्मीद नहीं कर सकता कि कर्मचारी बिना सोचे विचारे उसका अनुसरण करेंगे। व्यक्तिगत संबंधों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कंपनियां सुधार में थोड़ी सी भी ढील नहीं दे सकती। जैसा पहले मानवीय सृजनात्मकता का शोषण होता था, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भविष्य में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सफल संगठनों को, चाहे वे व्यावसायिक हों, सरकारी या गैर लाभकारी हों, उन्हें बहुत अधिक परिवर्तन से गुजरना होगा। उनमें काम करने वाले लोगों को ज़्यादा तेज़ी से सोचना होगा, ज़्यादा नए तरीके से काम करना होगा, ज़्यादा बड़े सपने देखने होंगे और एक दूसरे के साथ बहुत अलग और बेहतर तरीक़ों से एक साथ जुड़ना होगा। सबसे ज़रूरी है कि इस सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए एक बिल्कुल ही नए किस्म का नेतृत्व क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी, जो सबसे अलग होगा। जैसे हम में से बहुत लोग कुछ बन गए हैं। अब किसी कंपनी को सिर्फ चाबुक और कुर्सी के सहारे नहीं चलाया जा सकता। अपने संगठनों को वास्तविक भविष्य दृष्टि और जीवन मूल्यों की बुनियाद भविष्य के लीडर को देनी होगी। इन लीडर्स को अतीत के लीडर्स के मुकाबले ज़्यादा असरदार ढंग से संवाद और प्रेरित करना होगा। परिवर्तनशील स्थिति में उन्हें अपना मस्तिष्क संतुलित रखना होगा और इन नए लीडर्स को अपने संगठन में सेल्समैन से लेकर एग्जीक्यूटिव केबिन तक मौजूद योग्यता और सृजनात्मकता का प्रयोग करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका युद्ध के बाद युद्ध के परिणामों का आनंद ले रहा था, तब जापानी लोग भविष्य के लिए चिंतित थे। उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, उनका ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। जापानियों को सबसे पहले इसी से उबरना था। इसके अलावा जापान को अपनी उस छवि से भी उबरना था जिसके कारण उसे घटिया वस्तुओं के उत्पादन और खराब ग्राहक सेवा के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। जापानी लोग इतने कष्ट उठा चुके थे कि वे हर हाल में अपनी गलतियों से सीखने को पूरी तरह तैयार थे। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छे सलाहकार खोजे। उनमें से डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय में स्टैटिस्टिशियन थे। जापानियों की लगातार मेहनत से प्रभावित होकर जापानियों से एक बार कहा, बड़े अमेरिकी कॉरपोरेशन के जटिल तंत्रों की नकल मत करो। जापानी एक नई किस्म की कंपनी बनाए, ऐसी कंपनी जो कर्मचारियों से जुड़ाव, गुणवत्ता सुधार और ग्राहक संतुष्टि के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और सभी कर्मचारियों को इन लक्ष्यों के प्रति एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करें। धीरे धीरे जापानी अर्थव्यवस्था का पुनर्जन्म हो गया। जापानी तकनीक नवाचार में अग्रणी बन गया और जापान वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता आसमान पर पहुंच गई।
अपने नए उत्साह की बदौलत जापानी कंपनियां विदेशी कंपनियों की बराबरी तक ही नहीं पहुंची, कई महत्वपूर्ण उद्योगों में तो वे आगे भी निकल गईं। जापानियों की नई नीति को लोकप्रिय होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यह जर्मनी, स्कैंडिनेविया, सुदूर पूर्व और पैसिफिक ओरम के किनारे फैल गई। दुर्भाग्य से इसे अमेरिका तक पहुंचने में काफ़ी समय लग गया और यह देर बड़ी महंगी साबित। जब दौलत की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो इसका किसी को एहसास तक नहीं था। 1960-70 के दशकों में युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था का हल्ला इतना तेज़ था कि कभी कभार के धमाके सुनाई ही नहीं देते थे, लेकिन परेशानियों के संकेत दिखाई देने लगे थे जिन्हें नज़रअंदाज करना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। इतने बड़े और तीव्र परिवर्तन ने लोगों को अपने और अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। लोग अक्सर सफलता की सीढ़ी के बारे में बात करते थे और यह भी कि वे किस तरह अपने कैरियर में एक पायदान चढ़कर विकास करेंगे। उनकी विकास की रफ्तार तय थी और यह उनके ऊपर नीचे के लोगों से न ज़्यादा तेज़ी से हो सकती थी, न ही ज़्यादा धीमी गति से। पलटकर देखने पर हम पाते हैं कि वे आसान दौलत के दिन नहीं थे, जिन्हें कभी न कभी तो ख़त्म होना ही था। महान चिकित्सा शोधकर्ता डॉक्टर जॉन साक का कहना है, आप काम में विकास करने के फ़ायदे देख रहे हैं। क्षमता को इतना बढ़ा लें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। आज हम ज़्यादा दूर के ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इसीलिए 100 साल पहले की तुलना में आज कम समय में ज़्यादा काम करना संभव है। आपके पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, आप उतना ही ज़्यादा विकास कर सकते हैं। आपको याद है जब पहली बार कंप्यूटर सामने आए थे, वे निरंकुश शक्ति के ऐसे औजार थे जिनसे डर लगता था। वहीं टीवी से यह डर लगता था कि इसे गलत प्रचार का साधन न बना लिया जाए। लेकिन आधुनिक तकनीक की बदौलत असर बिल्कुल उल्टा पड़ा। कंप्यूटर लगातार ज़्यादा छोटे होते चले गए और मेनफ्रेम से पर्सनल कंप्यूटर तक का आविष्कार हो गया। शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ी है, इसलिए अब आप बंधे हुए नहीं हैं। माइक्रोचिप अब आज इंसानी मस्तिष्क की पहुंच को ठीक उसी तरह बढ़ा रही है जिस तरह पिछली सदी में मशीनों ने इंसानी मांसपेशी की पहुंच बढ़ाई थी। आज सॉफ्टवेयर स्टील के स्तंभ बन रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स और डिजिटल स्क्रीन यातायात के रेलवे लाइन और राजमार्ग बन रहे हैं, जहां सूचना कच्चा माल है, यानी कि इंफॉर्मेशन इज़ द रॉ मटेरियल। फोर्ब्स का कहना है, अब आप अपनी गोद में रखे 2 पाउंड के छोटे से लैपटॉप से दुनिया में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं। आप कंप्यूटर का सारा काम कर सकते हैं और आप ये सब कहीं भी कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको एक प्लग या उपग्रह का सिग्नल मिल जाए। इसके परिणाम क्या हुए? ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा जानकारी पहुंच रही है। लोग आसानी से जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह बहुत ही प्रजातांत्रिक। जो कंपनियां अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले लोगों का समूह बना सकती हैं, वे दूसरी कंपनियों से आगे निकल जाएंगी। ये वे कंपनियां हैं जो समझती हैं कि सेवा और मानवीय संबंध सफलता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पूरी दुनिया एक समुदाय बन चुकी है। इन परिवर्तनों को व्यापक संचार तकनीकी से शक्ति हासिल हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपने विद्यार्थियों, पुराने विद्यार्थियों और रिक्रूटर्स के बीच एक सर्वे किया। आज संचार की बहुत अधिक ज़रूरत को देखते हुए इसके नतीजों से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जॉन ए क्लेच के अनुसार हमें यह पता चल रहा है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी तकनीकी क्षमता से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। मौखिक और लिखित संवाद, टीम वर्क
और ऐसे ही अन्य मानवीय कौशल, यही योग्यताएं इन युवा बिजनेस लीडर्स की सफलता को तय करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी दक्षता बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोक व्यवहार सफलता के लिए ज़रूरी है। अंत में विजेताओं और पराजितों का अंतर उनके बाइट्स या रैम से तय नहीं होगा। चतुर और रचनात्मक लीडर्स वाले संगठन विजेता होंगे, जो लोगों से असरदार ढंग से संवाद करने और उन्हें प्रेरित करने का तरीका जानते हों, संगठन के भीतर भी और बाहर भी। अच्छे लोक व्यवहार कौशल में लोगों के प्रबंधन से नेतृत्व करने तक बढ़ने की योग्यता होती है। विश्वव्यापी विज्ञापन फर्म जे वाल्टर थॉमसन कंपनी के चेयरमैन बर्ट मैनिंग के अनुसार, यह जानना आसान नहीं है कि श्रेष्ठ लोक व्यवहार कैसे उपलब्ध कराया जाए। कुछ लोग इसे सहज ढंग से कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह सीखना पड़ता है, उन्हें इसका प्रशिक्षण देना पड़ता है। इसमें उतने ही प्रशिक्षण और उतनी ही एकाग्रता की ज़रूरत होती है जितनी कि कार कंपनी का इंजीनियर बनने और बेहतर पिस्टन डिज़ाइन करने के लिए होती है। जो कंपनियां अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले लोगों का समूह बना सकती हैं, वे दूसरी कंपनियों से आगे निकल जाएंगी। ये वे कंपनियां हैं जो समझती हैं कि सेवा और मानवीय संबंध सफलता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्नेगी ने लिखा, पहले तो मैंने सिर्फ सार्वजनिक भाषण कला के ही पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनका उद्देश्य यह था कि वयस्क पल भर में सोचकर ज़्यादा स्पष्टता और ज़्यादा असरदार अंदाज और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकें, बिजनेस इंटरव्यू में भी और लोगों के समूहों के सामने भी। लेकिन कुछ ही सालों में धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इन वयस्कों को असरदार भाषण की कला में निपुण होने की जितनी ज़रूरत थी, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत रोज़मर्रा के व्यापार और सामाजिक संपर्कों में लोक व्यवहार की सूक्ष्म कला में माहिर बनने की थी। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को लोक व्यवहार के इन बुनियादी सिद्धांतों को अपनी ज़िंदगी में उतारना सिखाया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया, स्थिति को सामने वाले के दृष्टिकोण से देखें, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करो, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो। डेल कार्नेगी के ज्ञान का केंद्र था दूसरों के साथ असरदार संवाद, उन्हें सफल होने के लिए प्रेरित करना, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर लीडर की खोज करना। कार्नेगी के लोक व्यवहार सिद्धांत उनसे कारगर तरीके से कैसे निपटते हैं, ये सिद्धांत बुनियादी हैं और समझने में आसान भी। इन्हें समझने और अपनाने के लिए किसी खास शिक्षा या तकनीकी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए तो बस अभ्यास और सीखने की सच्ची इच्छा की ज़रूरत है। क्या आप ज़्यादा आसानी और सफलता के साथ अपने संबंधों को चलाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सबसे कीमती धरोहर, अपने निजी और व्यापार जीवन का मूल्य बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना और उसे बाहर निकालना पसंद करेंगे? अगर ऐसा है तो आप आगे इस वीडियो सीरीज़ को आप लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें।